हेलो। हेलो। जी उनको वो म्यूट है बोलिए तो मैसेज मैं सोच रहा हूँ पुरानी हाँ हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडिबल है? तो आप लोग प्लीज़ हार्ट या कुछ मैसेज कर दें, मैसेज डाल दें चैट बॉक्स में। तो ओके ओके ओके। सारे लोग जल्दी से आवाज़ अगर क्लियर है तो जल्दी से हार्ट डाल दें। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन उसके बाद आगे कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ कि मेरा नाम फैसल है। एंड मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी मद्रास से की है। एंड मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। ठीक है, और आप लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ओके। तो फिजिक्स, जैसे सर ने बहुत सारे बात किए होंगे सर आप लोगों के साथ कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से चीज़ें हमें लेकर चलनी है, आगे बढ़नी है। क्योंकि हम अब 9th 10th में नहीं रहे हैं, 9th 10th हो चुकी है हमारी। अब हम 11th में आ चुके हैं और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना है कि हमें डिफरेंस देखना है कि 10th क्लास और 11th क्लास में फिजिक्स में, बेसिकली फिजिक्स में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं 10th फिजिक्स की। 10th क्लास, 10th क्लास एंड 11th क्लास, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि 10th क्लास में जो हमारी फिजिक्स थी वो किस तरीके की थी, और 11th क्लास में जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स, फिजिक्स। ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ चैप्टर्स, जो नंबर ऑफ चैप्टर्स थी 10th क्लास में, नंबर ऑफ चैप्टर्स वो कितनी थी 10th क्लास में। तो नंबर ऑफ चैप्टर की अगर बात कर लें तो एक सेकेंड, नंबर ऑफ चैप्टर, एक सेकेंड। एक मिनट सर। हाँ, वही। हाँ, सो नंबर ऑफ चैप्टर की बात करते हैं कि 10th क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इस पे नहीं जाना है। तो नंबर ऑफ चैप्टर की बात कर लेते हैं कि 10th क्लास में हमारे पास जो चैप्टर थे वो 4 चैप्टर्स थे टोटल, 4 चैप्टर्स। ओके। एंड 11th में जब हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास मोर और लेस 16 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। 16 चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स। ओके। इसमें हमने जो 4 चैप्टर्स हमारे थे उसमें से बेसिकली लाइट के बारे में थे, स्टडी ऑफ लाइट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ये हमारे पास 3 चैप्टर्स ही थे
एडिशनल एक चैप्टर था इसमें, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी था। सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। तो ये चैप्टर जो है, लाइट चैप्टर, फॉर एग्जांपल लाइट की बात करें तो लाइट चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था लेंस के बारे में। लेंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला था वहाँ पे, मैग्निफिकेशन वगैरह। इसमें हम बेसिक बेसिक चीजों को देख रहे थे कि फोकस कहाँ पे होता है ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है विथ फ्रॉम लेंस, तो हम बता सकते थे कि इमेज कहाँ पे बनेगा। एंड उसके साथ साथ हम ये बता सकते थे कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो गिवन है, तो इमेज की हाइट क्या होगी। ये सारी चीजें हम देख रहे थे। मैग्नेटिज्म में हम देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है। उसके लिए हमने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने फ्लेमिंग रूल्स हमने देखे थे, उसके कुछ लॉज थे। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टर का। ठीक है। एंड इसी तरह से हमने सोर्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज देखे थे। बट 11th जो चैप्टर है, 11th के जो चैप्टर्स, उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो 10th में जो टोटल फिजिक्स में 4 चैप्टर्स है, हम कह सकते हैं 11th के शायद वो किसी एक चैप्टर के बराबर ना हो। ठीक है। मतलब 10th में जो हमारे पास चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स, लाइट, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हम ये कहेंगे कि शायद 11th के एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, एंड उसमें जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, जितनी चीजें पढ़ने वाले हैं, वो इन 4 चैप्टर से ज्यादा ही होंगे। ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो 10th की जो सिलेबस था वो बहुत कम था, एंड 11th में जो सिलेबस है हमारा वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 10th। ठीक है। अब देखो, लाइट में हम पढ़ते थे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते थे। मैग्नेटिज्म में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन करते थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी छोटे छोटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। बट जब 11th क्लास में आएंगे हम, तो उसमें क्या करना होगा कि डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। डिटेल में पढ़ना है हमें। एंड डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 10th क्लास। नहीं। जैसे हम मान लेते हैं लाइट स्टार्ट करेंगे, तो लाइट स्टार्ट जब भी करेंगे तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट का चाहे कोई भी चैप्टर ऑफ फिजिक्स में, लाइट, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर वो बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे सिलेबस क्या होगा, 10th क्लास में कम था सिलेबस, 11th क्लास में सिलेबस ज्यादा है। 10th क्लास में हमें कम टाइम देने की जरूरत पड़ रही थी, 11th क्लास में हमें ज्यादा टाइम देनी होगी। ठीक है। समझ में आ रही है क्या? समझ में अगर आ रही है तो आप लोग चैट में भी आप लिख सकते हैं यस या नो। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। तो स्टडी आवर्स जो है 10th क्लास में कम थी, 11th क्लास में हमें ज्यादा करनी होगी। हमें एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी होगी। क्लास तो हम करेंगे ही, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास होगी वो हम करेंगे ही। उसके साथ साथ हमें 6 to 8 आवर्स की स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी होगी। ठीक है। अब देखो, जैसे हम 10th क्लास में देखते थे तो डिस्ट्रैक्शन काफी कम था, क्योंकि मतलब वहां भी डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन हम कम कहेंगे क्योंकि हमारा वो एज नहीं होता है। लेकिन 11th क्लास में आते ही हम मतलब बहुत अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पे हमें डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। सो डिस्ट्रैक्शन से भी हमें बचना होगा जब भी हम 11th क्लास में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़ाई करेंगे, फोन चलाएंगे, है ना। चीजों के बारे में सोचेंगे कि नहीं, हमें मतलब यूट्यूब देखना चाहिए, इंस्टाग्राम देखना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है यहाँ, वो सब चीज बोलना होगा। ठीक है। क्योंकि 10th क्लास में जो हमारा कंपटीशन था, हमारे शायद क्लास के जो स्टूडेंट थे उसमें कंपटीशन था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे। उस स्टेट में जितने भी स्कूल है उन सभी स्कूल से आएंगे, अच्छे भी स्टूडेंट आएंगे। ठीक है। हर एक तरह के स्टूडेंट आएंगे, तो उन सभी के साथ कंपटीशन है। और यहाँ तक कि हम ये भी नहीं कहेंगे हमारे जो क्लास में जो स्टूडेंट है उन्हीं के साथ कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन होगा पूरे इंडिया के स्टूडेंट के साथ। ठीक है।
हो सकता है कि अगर हम किसी टाइम में सो रहे हो, उस टाइम में कोई दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होगा, तो अगर वो पढ़ाई करता हम सो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आगे निकल जाएगा हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीरियस रहना है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बचना है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हम लिखने वाले हैं, नोट्स, एक बुलेट पॉइंट्स है। अगर इसकी बात करें तो कुछ नोट्स लिखेंगे हम लोग। नोट्स, जिस चीजों को हमें थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि हम इस पे फोकस करेंगे, है ना। जो गलत चीजें हैं जो हम लिखने वाले हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे जब 10th क्लास से स्टूडेंट 11th क्लास में आता तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं माइंड में फिजिक्स को लेकर। जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं, बहुत सारे वीडियो हमें देखने को मिलता है, बहुत सारा क्वेश्चन आया देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल क्या होता है ना। ब्लैक होल क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर होता है, माइंड में ये सारे क्वेश्चंस होता है कि अरे हम अब 11th क्लास में आ गए हैं, अब सर से पूछ लेते हैं ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल का कलर काला ही क्यों होता है, ब्लैक ही क्यों होता है। तो इन सभी क्वेश्चन से अभी फिलहाल हमें दूर रहना है ना। तो हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, स्टिक स्टिक विथ योर सिलेबस। सिलेबस के साथ हमें स्टिक रहना है, एटलीस्ट 4 मंथ्स हमें सिलेबस के साथ स्टिक करना है। ठीक है, 4 मंथ्स में जो फैकल्टी पढ़ाएंगे उसको फॉलो करना है। फैकल्टी अगर होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क करना है। फैकल्टी बोल रहे हैं ये हमारे काम का नहीं है, उसको हमें नहीं देखना है, उस चीज को छोड़ देना है ना। तो वैसे क्वेश्चन हमें करने ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि स्टूडेंट क्या करता है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एक सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ना, एक सेकेंड मैं, 1 मिनट का मैं ये लूंगा, पॉज लूंगा। सर आप एक, सर ओके। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले काम करना है कि हमें हमें अपने सिलेबस के साथ स्टिक रहना है ना। सिलेबस में जो है बस वही पढ़ना है, उसके अलावा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ना ही हमें फालतू के क्वेश्चंस करने हैं। जब 4 to 5 मंथ्स हम स्टिक रहेंगे सिलेबस के साथ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होगा हम आंसर देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, हम आंसर देंगे। हो सकता है कि उस टाइम पे अगर मैं आंसर दूं तो तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या समझा रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमें स्टिक रहना है अपने सिलेबस के साथ। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसमें, तो उसको नजरअंदाज करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। हाँ, जब हम तो क्या ऑफलाइन में पढ़ेंगे ना, तो हम बोर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लिखने की वजह से, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर करो एंड जो मैं चीजें समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद जब हम अपने
सिलेबस के साथ स्टिक रहेंगे तो उसके साथ साथ हमें दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हमें रेगुलर क्लास करनी है। रेगुलर क्लास, अगर हमें फीवर है तो फीवर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो बॉडी पेन करेगा, तो उसके लिए मेडिसिन लेंगे। यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है ना, मेडिसिन आपको लोगों को दिया जाएगा, मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन लेंगे, कौन सा मेडिसिन लेंगे, पेन किलर लेंगे। पेन किलर लेंगे, बॉडी पेन खत्म, आगे क्लास में बैठ जाएंगे। तो ज्यादा सीरियस है तो उस तरह की मेडिसिन लेंगे। हाँ, बट हम कोशिश करेंगे कि क्लास मिस ना करें। ठीक है, तो रेगुलर क्लास करेंगे। अब दो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट तो हो गया हमारा रेगुलर क्लास, हमें रेगुलर क्लास करना। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर जब हम क्लास करेंगे तो हम लोग टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहते हैं। तो हम जब क्लास करेंगे तो हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि हम चीजों को किस तरह से समझ पा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, डाउट आएगा, डाउट हम क्लियर करेंगे, फैकल्टी के साथ मिलेंगे, फैकल्टी से बात करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में डाउट है। फैकल्टी वहां पे 1 to 1 बैठकर आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अब डाउट भी क्लियर हो गया, हमने प्रैक्टिस भी किया, हमने होमवर्क भी किया, हमने अपने नोट्स को भी देखा। ठीक है, नोट्स के जो भी क्वेश्चंस हमने किए थे क्लास में वो भी देखा। उसके बाद हमारा क्या है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम जो होमवर्क कर रहे हैं, हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं। मतलब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है ना, सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ कर रहा है, सभी स्टूडेंट होमवर्क कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसके लिए क्या है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उसके लिए हमने टेस्ट रखा है। हम टेस्ट देंगे एंड टेस्ट बेसिस पे हम अपने आप को जज करेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम टेस्ट देते हैं ना, तो हो सकता है कि फर्स्ट टेस्ट किसी का बहुत खराब जाए, स्टिल उसे फिजिक्स की नॉलेज है, उस चैप्टर की नॉलेज है, उस टॉपिक की नॉलेज है, फिर भी हमारा टेस्ट खराब जा सकता है। ठीक है, तो टेस्ट खराब जाना मतलब ये नहीं है कि हम बेहतर नहीं, हम अच्छा नहीं कर पा रहे। हो सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। हो सकता है कि हमारा स्ट्रैटेजी सही नहीं रहा, हो सकता है हेजिटेशन की वजह से हम भूल गए वो चीजें, है ना, फॉर्मूला भूल गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो टेस्ट देकर हम अपने आप को जज करते हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी से वर्क कर रही है कि नहीं, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। तो हमें क्या करना है, सिलेबस के साथ स्टिक रहना है, रेगुलर क्लास लेना है, क्लास अटेंड करना है, उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे हमें होमवर्क करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, देन फाइनली हमें टेस्ट देने हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा या एक टॉपिक पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का, तो उसके बाद वो टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद क्या होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि अब उसको लगता है कि टेस्ट हो गया तो अब तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत है। टेस्ट हो गया ऐसा नहीं है, हम मतलब बस ये टेस्ट हो गया हमारा पढ़ाई खत्म हो गया। हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो एट द एंड 2027 में हमारा जेई का एग्जाम होगा। तो वहां तक हमें वो चीज लेकर चलना है। अब ऐसा नहीं है टेस्ट खत्म तो सब कुछ को छोड़ देते हैं, इसीलिए रिवीजन, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। ठीक है, कि 10th क्लास में क्या होता है ना, दो चार चैप्टर है, तो दो चार क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम सोचते हैं ये दो चार क्वेश्चंस 1 घंटा बैठ जाएंगे, तो एग्जाम से 1 घंटा बैठ जाएंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हम 10th क्लास में पूरे फिजिक्स चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर्स है, जितने क्वेश्चन करेंगे या किए हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन हम 11th में किसी एक चैप्टर में करेंगे। एक चैप्टर में हम कम से कम 100 क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। उसके साथ साथ हम लोग होमवर्क करेंगे, एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस होमवर्क करेंगे एंड उसको बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को हमें याद रखना है कि रेगुलर क्लास अटेंड करना है, उसके बाद रेगुलर डाउट पूछना है, रेगुलर टेस्ट देना है विथ गुड प्रिपरेशन। टेस्ट में प्रॉब्लम हुई तो उससे डरना नहीं है, फैकल्टी से बात करना है। ठीक है,
सही है ना। अब बच्चे के अंदर ये होता है कि ठीक है हम तो टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, अब मार्क्स नहीं आ रहा है हमारा। हम जब टेस्ट में क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्या पूछा जा रहा है, लेकिन जब हम होमवर्क करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे हमें समझ में भी आ जाता है, कर भी लेते हैं। तो इससे डरना नहीं है, और इससे रिलेटेड हमें फैकल्टी से बात करनी है। ठीक है, तो रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है हमारा, मतलब हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कौन से बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि बुक अभी स्टार्टिंग में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नोट्स जो हमारा वो सफिशियंट है ना। नोट्स हमारा क्लास नोट्स, क्लास नोट्स जो है हमारा सफिशियंट होगा। ओके, क्लास नोट्स जो है हमारा वो सफिशियंट होगा, सफिशियंट। ओके, एंड इसके अलावा क्लास नोट्स के अलावा कहीं से भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100% क्लास नोट्स पे हमें रिले करना पड़ेगा, उस पे हमें रहना पड़ेगा, उसको फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे बुक हैं, तो एटलीस्ट अभी के लिए कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि ये बुक कर लो। बच्चे जब 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो बहुत मोटी मोटी बुक खरीद लेते हैं। उसको लगता है, मतलब क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है ना, तो लगता है कि हमें ये सारी बुक खरीदनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं कहूँगा एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। टाइम के साथ मैं खुद बताऊंगा कौन सी बुक चाहिए, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास नोट्स बनाएंगे, क्लास में बनाएंगे, क्लास में हमारा क्लास नोट क्लियर हो जाएगा, उसमें सारे थ्योरी को क्लियर हो जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग डीपीपी देंगे, डीपीपी से होमवर्क देंगे। ठीक है, एंड मॉड्यूल हमारे पास है, मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। ठीक है, तो हमें अभी बुक की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स फिलहाल के लिए सफिशियंट है। ठीक है, अब क्या है, ये डाउट रहता है कि जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री की एक ही नोट्स लें या अलग अलग कर लें, है ना। कई सारे स्टूडेंट पैसा बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, एक ही पतली सी नोट्स ले लेते हैं, उसी में फिजिक्स, उसी में केमिस्ट्री, उसी में मैथमेटिक्स, और उसी में होमवर्क भी करते हैं, उसी में प्रैक्टिस भी करते हैं, सब कुछ उसी में करते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि फिजिक्स के जो नोट्स होंगे उसको सेपरेट बनाएंगे, उसके लिए कॉपी असाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स की नोट्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, इसमें देखो हमें ऐसी नहीं है कि पतली कॉपी लेने की जरूरत है, जैसे 10 रुपए की, 5 रुपए की कॉपी नहीं लेनी है, महंगी थोड़ी सी कॉपी लेनी है। जैसे अगर हम 11th क्लास में जो भी फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें टोटल जो हमें रजिस्टर चाहिए, मतलब मैं पेज बेसिस पे मैं बोल दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए। तो हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, एंड अगर मैं मान लो एक चैप्टर में 100 पेजेस भी जा रहे हैं, 100 पेजेस भी जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1600 होंगे। ठीक है, तो टोटल जो पेजेस होंगे 1600 के अप्रोक्स होंगे, जरूरी नहीं है 1600, बट 1600 के अप्रोक्स होंगे। तो हमें मोटी सी एक रजिस्टर हमारे पास होनी चाहिए, सेपरेट फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अलग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की अलग होनी चाहिए। ओके, अब नोट्स की हमारी कॉपी अलग हो गई। अब क्या करेंगे, जो मॉड्यूल है या डीपीपी है, उससे जब हम होमवर्क करेंगे, होमवर्क मिलेगा, तो होमवर्क के लिए अलग कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, डीपीपी के लिए अलग क्वेश्चन कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में रखेंगे, है ना, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है। अगर मान लिया कि कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर हमें मतलब वहां पे फर्स्ट टाइम हमने किया था, सेकेंड टाइम हमने देखा तो हमसे हो ही नहीं रहा है, तो हम तो एक तो हमारे पास है कि फैकल्टी से मिल लेंगे, फैकल्टी से बात कर लेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि अगर हम हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल में हमारे पास कॉपी होगा, नोट्स होगा, उसको देखेंगे, हमारा जो होमवर्क कॉपी होगा उसको देखेंगे, इसलिए सेपरेट करना जरूरी है। ठीक है, हमारा नोट्स कॉपी सेपरेट होना चाहिए, हमारा होमवर्क कॉपी सेपरेट होना चाहिए। ठीक, अब जब हम होमवर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमसे जब क्वेश्चन नहीं बनता है, हम उसको छोड़ देते हैं, है ना, या ऐसा कर लेते हैं कि 10 क्वेश्चन दिया गया होमवर्क,
तो उसमें 2-3 क्वेश्चन हमने किया, 2-3 क्वेश्चन में से स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन नहीं बने, दूसरे क्वेश्चन बने, फिर से तीसरे क्वेश्चन नहीं बने, तो हम क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चन 7 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड उसमें एक्सक्यूज देते हैं। जब हम क्लास में पूछते हैं बच्चों से कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो उनका एक्सक्यूज होता है कि सर क्वेश्चन बना नहीं, मुझे लगा कि नहीं बनता, 3 क्वेश्चन हमने किया और हमें लगा बाकी के 7 क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे। ठीक है, हमने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा, ये सारे एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे क्लास मिस हो जाता है, बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें ऐसा लगा इसलिए हम क्लास मिस कर दिए, है ना, और हम एब्सेंट थे, तो हमने ये होमवर्क नहीं किया, तो ये सारे एक्सक्यूज हमें नहीं देनी है। हम 10th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में एक्सक्यूज देने पे समझ में आता है कि 10th क्लास भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू 11th 11th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा करियर डिसाइड होता है कि हमें करियर में आगे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इन सभी चीजों को अवॉइड करना, एक्सक्यूज देना अवॉइड करना है, कि एक्सक्यूज नहीं देना हमें। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम जो है जब हम टेस्ट देंगे, टेस्ट में क्या होगा कि कई बार मार्क्स बेहतर आएगा, कई बार मार्क्स जो हमारा होगा वो कम आएगा, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, यार यार हमसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, हम मेहनत जितना कर रहे हैं उतना हमारा मार्क्स नहीं आ पा रहा है। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, इसमें मेरे को लिखने लिखने की प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा सा, इसीलिए मतलब मैं देख कहीं और रहा हूँ, लिख कहीं और रहा हूँ, है ना। सो उसको थोड़ा इग्नोर करना है, इम्प्रूवमेंट एंड टाइम का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है ना, कि टाइम के साथ साथ कैसे इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिलेगी। तो ये जो ग्राफ होता है ना, लीनियर नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि हमने 5 दिन पढ़ा तो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, नेक्स्ट 5 डेज में भी एग्जैक्टली उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, एंड नेक्स्ट 5 डेज में भी एग्जैक्टली उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। सही है, कई सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अरे हमारे पास 16 चैप्टर्स है, पहला चैप्टर हमने 5 महीना पढ़ा, एक चैप्टर हम 4 महीना पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगता है कि 4 महीना हमने पढ़ा, एक चैप्टर 4 महीना, तो 16 चैप्टर, 16 महीने, ये 16 चैप्टर, 64 मंथ्स। एक चैप्टर अगर 4 महीना, 4 मंथ्स, तो 16 चैप्टर 64 मंथ्स होना चाहिए था ना। ये कैसे हो जाएगा, इतना हम स्लो जा रहे हैं, हमारा सिलेबस का क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हम इम्प्रूवमेंट का ग्राफ देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये हमारा टाइम है और ये हमारा इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, ग्राफ जो ड्रॉ हो रहा है मतलब ये वाला ग्राफ गलत है, ये वाला ग्राफ सही है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान ले कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले से ही थोड़ा उनको नॉलेज होता है फिजिक्स की, तो वो स्टार्टिंग में मतलब कम टाइम पढ़ के ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलता है। जो बच्चा स्लो होता है, तो देखो यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया, यहाँ तक देखो इम्प्रूवमेंट बहुत कम हुआ, यहाँ तक भी इम्प्रूवमेंट बहुत कम हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो कर्व लाइन है, दोनों किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों का जो है वैल्यू सेम होगा, दोनों के केस में इंप्रूवमेंट सेम देखने को मिल रहा है। मतलब कर्व लाइन जब हम बना रहे हैं ना, वो रियल इंप्रूवमेंट का ग्राफ ग्राफ है विद टाइम। मतलब जो हमारा टाइम के साथ साथ, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन हमें अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट है बहुत कम देखने को मिलेगी, है ना, बहुत ही कम। मतलब पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट दे रहे हैं मार्क्स कम आ रहे हैं, ये देखने को मिलेगा। एंड ये मुझे लगता है कि 4-5 महीना भी लग सकता है देखने को ऐसा। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या करेंगे, हम नए नए चीजों को पढ़ेंगे, उसमें हम फिर से इम्प्रूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा। तो 2-3-4 महीने लगेगा ऐसा कि यार हम इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही है, हम मेहनत कर रहे हैं बट मार्क्स आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है ना।
तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो ग्राफ है तो सडनली ऊपर जा रहा है ना। मतलब हम देखो यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं कि इस टाइम पे ये इम्प्रूवमेंट है, और इस टाइम पे देखो टाइम इंटरवल कम है, लेकिन इम्प्रूवमेंट का जो टाइम इंटरवल है वो देखो, इम्प्रूवमेंट का जो इंटरवल है वो काफी ज्यादा है ना। मतलब कम टाइम, ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जब हम ऐसा ग्राफ देख रहे थे, इस तरह से ग्राफ, तो स्टार्टिंग में देखो ये इंटरवल है, और इम्प्रूवमेंट का जो इंटरवल है वो बहुत ही कम है। स्टार्टिंग में हम ज्यादा मेहनत करेंगे, कम इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि हम मेहनत उतना ही करेंगे, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कि जो हमारा 11वीं का सिलेबस है वो क्या है। फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने को है, 11वीं के किस किस चैप्टर पे हमें किस तरह से फोकस करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस पे बात करते हैं कुछ। मैं थोड़ा इसको मिटा लूं, ये क्या हो, ओके। हाँ, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस 11वीं 11वीं क्लास की सिलेबस। ठीक है, सो 11वीं क्लास में जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के बिना हम फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर हमें 1+1 2 नहीं आता है, 2 × 5 = 10 नहीं आता है, x × x x² होगा वो नहीं मालूम है, तो हम फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते हैं। साइन 37 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर ये हमें मालूम नहीं है तो हम फिजिक्स को पढ़ नहीं सकते हैं एंड समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड बेसिक मैथमेटिक्स में वही 8 9 10th क्लास की चीजें होंगी, है ना। जैसे हम बेसिक मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं, तो हम देखेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे बोर्ड मास से। हाँ, मुझे पता है कि बोर्ड मास के क्वेश्चंस मैं दूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिस हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत 5 मिनट में हम बोर्ड मास कंप्लीट कर लेंगे, है ना। बोर्ड मास देखेंगे, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में हम देख लेंगे, बेसिक अलजेब्रा की बात करेंगे। मतलब अलजेब्रा में ये देखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल x+x कितना होता है, 2x होता है, x² × x कितना होगा, तो x³ के बराबर होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें पहले से मालूम होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें मालूम होगी सभी स्टूडेंट को। x+x = 2x, x² × x = x³, तो ये सब चीजें हम थोड़ा सा देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा के बाद हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमें मालूम है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 3x+2 तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये वाली 2 को राइट साइड ले जाते हैं। सो 8 - 2 = 6। सो यहाँ पे हमें मिल जाता है 3x = 6। सो x = 6/3। ठीक है, दैट मीन्स 2। तो ये सब चीजें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। उसके बाद हम आएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें क्या होगा कि दो वेरिएबल होगा, है ना। दो वेरिएबल होगा एंड दो इक्वेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो वेरिएबल मतलब कैसा होगा, x+y = 2 एंड x - y = 3, ऐसा कुछ होगा।
तो हमें वहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। एंड ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट स्टिल ये मैं मानकर चलूंगा कि जो बच्चे हैं उसको कम आता है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती